दोस्तों, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं मीना रेडियो मेरी आवाज से फिर हाजिर हूँ कुछ खास मेहमानों से मुलाकात करने और कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता कायम करने के लिए। रेडियो मेरी आवाज तत्पर है विश्व भर से नामचीन प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को आपसे अवगत कराने के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता के मुकाम हासिल किए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वे एक एक्टर, राइटर और मॉडल हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत थिएटर से की है और निरंतर प्रगति करते हुए विज्ञापन, सीरियल, मूवीज और अब वेब सीरीज। करंटली ये अनन्या नामक मराठी नाटक से जुड़े हुए हैं और कई वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। अब आपकी उत्सुकता और ना बढ़ाते हुए मिलते हैं हमारे रेडियो मेरी आवाज के मेहमान, जिनका नाम है मनीष उप्पल जी। सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार मनीष जी, रेडियो मेरी आवाज के इस मंच पर आपका स्वागत है। या नमस्कार अगेन। थैंक यू सो मच मीनल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। या मनीष जी, हमारे श्रोता आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद 7 साल तक नौकरी की और पार्ट टाइम आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए थिएटर से जुड़े। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर किसी की स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। आप अपने अनुभव शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा सच में दिल्ली से मुंबई आने का ही ये जो 7 साल का स्ट्रगल काफी लंबा हो चुका था, क्योंकि जॉब शुरू करने से पहले ही मैं डिसाइड कर चुका था मुझे एक्टर बनना है। और उसकी भी शुरुआत आपको मैं कैसे बताऊं, जब हम 10th क्लास में होते हैं उसके बाद हम कैरियर चुनते हैं कि आर्ट्स को लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो उससे पहले मैं आर्मी का ख्याल था। फिर वो चीजें निकल गई दिमाग से और मैं सोचता रहा कि क्या करना है। और मुझे मेरे पिताजी कहा करते थे, जिसे बॉडी बनानी है ना वो दंड पेल के और 2 ईंटों से ही बना लेगा। तो मैंने खेलना कूदना छोड़ दिया था, मैं दंड पेलता था और दीवार को मुक्के मारता था और बॉडी बनाना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे लोगों से अटेंशन मिलना शुरू हुआ। तो फिर एक दिन सोच रहा था, मैं छत पे बैठा हुआ कि क्या किया था जिंदगी में, तो तारों को देख रहा था कि फिर मैंने कहा स्टार, मैंने कहा हम क्यों नहीं स्टार बन सकते हैं। तो दिमाग में वहां से जन्म हुआ था उस थॉट का। मैंने आपको वहां से शुरुआत करूंगा। उसके बाद वो आप बोलने से भी हिचकते हो स्टार्टिंग में, भाई घर वाले भी हंसेंगे, क्या कर रहा है, क्या सोच रहे हो, क्योंकि ना कोई दोस्त है, ना कोई दूर से कोई लेना देना है। हमारी फैमिली बैकग्राउंड उस टाइप की नहीं हो तो फिर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है। मुझे इतना भी नहीं पता कि दिल्ली में थिएटर होता है, मुझे इतना भी नहीं पता, मतलब कुछ कोई नॉलेज नहीं। फिर करते करते जब मैंने 12th पास करी, 12th पास करते ही 2 महीने बाद मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी को बोला, मेरे घर की हालत ठीक नहीं थी, मामा जी को बोला कि बेटे के लिए कुछ करिए। तो 12th पास होते ही मैं एक स्टॉक ब्रोकर थे, उनके वहां पे लग गया मैं 12th पास करते ही। और साथ साथ मैं ग्रेजुएशन की तैयारी भी करता रहा था। हर साल 2 साल छुट्टी मिलती थी और अभी कुछ नहीं पता था कहाँ से क्या शुरुआत होगी। फिर आइडियाज इसने स्टार की खोज आता था, वहां से समझ में आया कि ये होता है, प्रिपरेशन होती है। फिर मैं सोचा कि चलो फिर जॉब के जो भी अर्निंग होती है उसको जमा करूं, मगर घर के हालात ऐसे थे 3-4 साल में जो कमाया सब घर पे ही चला जाता था, कुछ बचता ही नहीं था। और साथ साथ वो ग्रेजुएशन खत्म करी एंड फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म करी तो दूसरे क्योंकि मैं अपनी कंपनी का डिपोजिटरी में था, कंप्लायंस था, ऑलराउंडर था, मेरे हाथ इतने तेज चलते थे, बॉस पीछे से बोलते थे मनीष आराम से बटन टूट के बाहर आ जाएंगे। तो उसने मुझे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने अनुपम खेर साहब की एक्टर प्रिपेयर का देखा तो सोचा कि मैं इसमें ज्वाइन करूंगा। तो उस समय उसकी 1.25 लाख रुपए उसकी फीस थी। जब मुझे बाद में पता चला जब 1.25 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, तो मैंने कहा इतने पैसे तो मैं मुंबई जाने के लिए जमा कर रहा हूँ। अब वो मतलब सारी प्लानिंग सब धरी की धरी रह गई। अब क्या करूं, कोई गाइड करने वाला नहीं है। सो शुरुआत वहां से हो गई कि मेरे मम्मी पापा कमरे में महाभारत देख रहे थे और एकलव्य का सीन चल रहा था। तो मैं दूसरे कमरे में बैठा था तो सोच रहा था क्या करूं। तो जब एकलव्य का सीन चल रहा था तब मैंने सोचा कि हमारे सामने वो
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने से मूर्ति बनाते हैं, और हमारे सामने तो साक्षात फिल्में हैं। तो यही कारण है, एज एन एक्टर मेरा कोई गुरु नहीं है ना, एज ए फिल्म मेकर मेरा कोई गुरु है। आज आप मेरे पीछे ये अवार्ड्स देख रहे हैं, आज मैं इतने अवार्ड जीत चुका हूँ। सो एज ए फिल्म मेकर भी कोई गुरु नहीं। तो वहीं से शुरुआत हुई कि मुझे खुद से कुछ करना है, तो खुद ही मैंने अपने पे काम करना शुरू किया, अपने पे बहुत वर्क किया। मतलब मैं सारी फिल्मों की सीडी लाने लगा, सारी हिट फिल्मों की, और पॉज प्ले करके उनके डायलॉग लिखने लगा, और उसको ये सोचने लगा कि मैं इसको करूंगा तो कैसे करूंगा। मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना, मैं एक्टर हूँ, मेरी पहचान क्या है। तो वहां से ये शुरू हुई। तो करते करते फिर बहुत लंबी स्टोरी है कि वो कैसे कैसे थिएटर मिला, वो भी एक बड़ी स्टोरी है। करते करते हम पार्ट टाइम थिएटर करते थे और साथ साथ जॉब भी करते थे। सो ऐसे चला दिल्ली में। क्या बात है, मतलब बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत स्ट्रगल रहा। मतलब आप मानोगे मेरे घर की आपके पीछे जो हमें सर्टिफिकेट्स और आपके अवार्ड्स जो दिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। नहीं, ये तो लॉकडाउन की भी क्रांति है। मैं तो एज एक्टर ही था इतने सालों से, ये सिर्फ लॉकडाउन की हुई क्रांति है। उसके बारे में और आप बाद में बात कर लेंगे, और उसके बारे में डिटेल में तब बता दूंगा। तो मतलब मैं उस समय इतना ज्यादा, मतलब घर की परेशानियां, पैसा कमाना और बहुत सारी, और शेयर मार्केट की टेंशन कि और पैसा कमा लें, कोई सपोर्ट नहीं है, तो खुद से कुछ करना है। तो मैं इतना टेंशन में था कि मेरा 20 किलो वजन घट गया था करते करते। मतलब इतनी हालत थी कि मुझे कुछ खाना हजम होना ही बंद हो गया था, क्योंकि जब टेंशन आपके यहाँ होती है ना, टेंशन तो आपका कुछ करना है, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में करना है, अपने आप को स्टैंड करना है वहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे होगा, किस तरह से करना है। और मैं घर भी चला रहा हूँ और खर्चा भी बचा रहा हूँ, अपना पैसा बचा रहा हूँ कि मुंबई चला जाऊँ। तो ये सब कई चीजों में जंजाल में फंस गया था। तो वो करते करते उसको 7 साल लग गए से मुझे दिल्ली से मुंबई आने। बिल्कुल क्या बात है। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आप 2000 में मुंबई आए और विज्ञापन से अपने कैरियर, 2009 में आप मुंबई आए और आपने विज्ञापन से अपने कैरियर की शुरुआत की, और अब तक 25 से ज्यादा सीरियल्स आप कर चुके हैं। अपने इन 10 सालों के अनुभव में आपने क्या हासिल किया और आपने क्या सीखा, ये हम हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। जी, मैंने अपना पहला लाइव का कैमरा पे काम दिल्ली में बड़े फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो हॉलीवुड फिल्म्स के इंडिया के सबसे बड़े माने जाते हैं, दिलीप शंकर जी। वो पहली बार कैमरे पे ऑडिशन उनको दिया था, और उन्हीं के साथ पहला काम किया था लाइव का। गुरु तेग बहादुर साहब की एक डॉक्यूमेंट्री चलती है अमृतसर में, तो वो साथ पहला काम किया था। फिर मैंने वहाँ पे सुबोध से फैशन फोटोग्राफर से उस समय पोर्टफोलियो करवाया था, और 1-2 प्रिंट एड्स किए थे। उसके बाद मैं मुंबई आया, और फिर यहाँ पे भागा दौड़ी में लग गए। और अब मानो कि मैं इतने साल तक, मतलब समझ लो, जंजीरों में रहा, और जब मैं इधर आया तो दुनिया में मेरे से ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं था, अब ये मानो। और मैं मीरा रोड में सबसे पहले रहा, और मीरा रोड से अंधेरी में शिफ्ट ट्रैवल करता था। मेरी मम्मी कहती तो दिल्ली मुंबई जाके कैसे रहेगा भाई, घी की सब्जी तो ये हजम नहीं होती अब। तो इतनी टेंशन से वो हालत थी। मैंने कहा माता रानी सब संभाल लेंगी, चिंता ना करो आप। सो इधर आए तो इधर खुश रहे, और धीरे, मतलब आप ऐसे थी, मैं स्ट्रगल जो चलता था, मैं मतलब कि मुझे तो माइंड में फोबिया था कुछ खाना जब नहीं होगा, तो मैं चने गुड़ बांध के, ब्रेड मक्खन लगा के या आमलेट बना के उसको लेके जाता था बैग में। वो जो संघर्ष का टाइम, और ट्रेन से निकलना, फिर इधर आना। अगर इधर मुझे 5, 5:30 हो गए स्टेशन पहुंचने से पहले, तो 2 घंटे स्टेशन पे बैठे रहना, क्योंकि रोज हम अखबार पढ़ते थे कि रोज लटक के गिर के लोग मर रहे हैं, लटक लटक के। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम पीक टाइम हो जाता है। जी जी जी। फिर बहुत मेहनत करी इन सालों में। आप जस्ट गैस कीजिए कि मैंने पहले 5 साल में कितने ऑडिशन दिए होंगे, आप जस्ट गैस कीजिए। More than 200? और सोचिए। 500? और सोचिए। Oh my God, अभी आप ही बताइए। मतलब आप मेरे जोश और उस समय खुशी का आप ये देखिए कि मेरे दोस्त भी बोलते हैं, यार तूने इतनी मेहनत करी है, तुझे वो नहीं मिला, वो मिलना चाहिए, क्योंकि तू डिजर्व करता है मैन। तो मैंने, आप मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पहले 5 से 6 साल में कम से कम 6000 ऑडिशन दिए होंगे। Oh my God, 6000? जी जी, क्योंकि डेली हम तो निकल जाते थे, और बस क्योंकि उस समय हमारा लुक, ये 12 साल पुराने की बात हो गई, तो हस्बैंड में भी फिट है, बॉय में भी फिट है, मैनेजर में फिट है, किसी दूसरे किरदार में भी फिट है, तो हर जगह फिट भी होते थे और ऑडिशन भी देते जाते थे। 5 ऐड, 2 सीरियल, 1 फिल्म, 3 ऐड, 3 सीरियल, 2 फिल्म, क्या हो रहा है, कौन क्या है, बस देते जाते थे। मतलब इतनी आग मीच के, बस इतनी चप्पलें घिसी हैं, इतने जूते घिसे हैं, तो खूब अपने आप से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, और उसी के साथ साथ फिर काम करते गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो आपकी बहुत, आपने जो सुनाया हमारे श्रोता बिल्कुल आपको इसी तरीके से पहचानेंगे कि आपने इतना स्ट्रगल किया है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। जी जी। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आपने कई पौराणिक सीरियल्स में काम किया है, जैसे जय जय बजरंगबली, महिमा शनिदेव, महाकाली शक्तिपीठ के भैरव। इन सीरियल्स में जो ड्रेसेस हैं, वेशभूषा पर आपने विशेष ध्यान देना होता है और बहुत सी ज्वेलरीज भी कैरी करनी होती है। आप इन सीरियल्स और आपके अन्य कार्यों में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, डिफरेंस तो बहुत है, कॉस्ट्यूम का है, और दूसरी सबसे बड़ी बात लैंग्वेज का। बहुत पेन सहना पड़ता है हिस्टोरिकल मैथों में। आपको मतलब मास्क लग गया है तो आपको स्ट्रॉ में ही पानी पीना पड़ता है, स्ट्रॉ में ही चाय पीनी, चाय अगर पी सीधा गले में लगती है तो खाने की दिक्कत, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इसलिए सारे एक्टर नहीं करते। माइथोलॉजिकल के एक्टर जो कर रहा होता है, वो डेली सोप जो कर रहा होता है वो नहीं करता मोस्टली। और दूसरा लैंग्वेज का है, प्योर हिंदी यूज होती है, और हिस्टोरिकल में थोड़ी सी उर्दू और थोड़ी फारसी और थोड़ी हिंदी, थोड़ी संस्कृत वगैरह, सारी लैंग्वेजेस मिक्स होती हैं। चैलेंजिंग रहता है हिस्टोरिकल। बिल्कुल। या ओके। मैं चंद्र नंदिनी शो कर रहा था ऑल्ट बालाजी का, हमारा 46 घंटे लगातार शूट चलता रहा नायगांव में, तो बहुत चैलेंजिंग रहता है। ओके। मतलब तलवारें, घोड़े, पूरा ऑल द ड्रेसेस वो एंड सब। क्या? ओके ओके ओके। क्या है, वो तो बहुत चैलेंजिंग है। ओके। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आपने क्या सुपर कूल है हम फिल्मों से शुरुआत की, और कई फिल्मों की आपकी सीरियल से फिल्मों तक का सफर कैसा रहा? अब सफर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, सफर तो अब उनके लिए कहा जाएगा कि मतलब जब सुपरस्टार बन जाएं तब कहे जाए सफर। अभी तो क्या था, हम इतने सालों से आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं, क्योंकि यही कारण है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये क्रांति इसी वजह से है। और मतलब हम हर जगह प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ऐड हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म में, जहाँ भी हमें बुलाया जाता है हम वो करते हैं। तो जो सी चीज जैसे क्लिक होती जाती है वो काम करते जाते हैं। तो अभी तो बस ओवरऑल सफर आएंगे, तो सीरियल से मूवी का सफर ये नहीं कह सकते, बस अभी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हमें बहुत उस काम की रिस्पेक्ट मिलती है, इसकी बस खुशी है। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है मनीष जी आपका, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। थैंक यू। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आपने गुजराती फिल्म की है एनी माने ने, आप हैं वैसे पंजाब से, तो क्या कठिनाइयां आई होगी आपको, क्योंकि इट्स नॉट सो इजी टू यूज सम अदर लैंग्वेज, और इतनी परफेक्ट तरीके से, जिस तरीके से आपने डिलीवर किया है गुजराती लैंग्वेज, तो इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एनी माने है तो गुजराती मूवी, मगर उस फिल्म में 50% गुजराती है, 50% हिंदी है, क्योंकि उसकी स्टोरी है गुजराती बॉय फॉल इन लव विद द पंजाबी गर्ल। तो मैं उसका भाई बना हूँ, और वो इज लाइक इट डॉन टाइप, तो मुझे गुजराती बोलने की जरूरत पड़ी नहीं, कोई पंजाबी फैमिली दिखाई दी थी। अच्छा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, फिल्म बहुत अच्छी थी, गुजरात में जितने लोगों ने भी देखी और बहुत सराही गई, बहुत एंटरटेनिंग थी। मतलब एक तरह से वो गुजराती में एक कल्ट थी, क्योंकि मोस्टली गुजराती फिल्म में क्या है, वो व्हाइट कॉलर टाइप की होती है, मतलब सब कुछ सती सावित्री, भाभी जी, हस्बैंड, मगर वो कल्ट थी, मतलब लाइक आपको हिंदी में गली बॉय आई थी, उस टाइप का फ्लेवर था वो गुजराती में। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आपने रणबीर कपूर जी के साथ ये जवानी है दीवानी में भी काम किया है, तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, और एक साथ जब आपको पता चला कि आप ये जवानी है दीवानी मूवी में काम कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन और एक्सपीरियंस क्या रहा? पहले तो क्या सुपर कूल है हम किया था, तो उसके बाद जब इनका कॉल आया तब मैं उनसे कंफर्म करता रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपकी उनका एक जगह पे आप टकरा जाएंगे, फिर उनकी बातचीत होगी, फिर बहस होगी, फिर फाइटिंग सीक्वेंस है 5-7 मिनट का। तो मैं पहले कर रहा था कि रोल सही ठीक ठाक है कि नहीं, कि कुछ ऐसी आई गई वाली बात ना हो जाए। तो और इसका एक्सपीरियंस मैं सबसे ज्यादा आपको ये कहूंगा कि एक आपको ऐसी बात बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बोली और ना ही किसी को बताई। मेरे चंद 3-4 दोस्तों को वो बात पता है, तो एक तरह से सीक्रेट टाइप बन गया। एक मेरे लिए शॉकिंग मोमेंट हुआ था ये जवानी दीवानी टाइम पे, क्योंकि वो जो आपने सीन है वो मेरा कमाल की बात है। मेरी दोनों फिल्में जो मेरी पहली थी, यही इसी फिल्म, दोनों फिल्म के मेरे ही सीन दोनों वायरल हुए हुए हैं। 8 मिलियन व्यूअर्स हुए हैं ये जवानी दीवानी के, ये क्या सुपर कूल के भी। तो इस वाले सीन्स में क्या हुआ था, ये जवानी दीवानी में हमारा जो, अगर आप देखेंगे वो सीन,
मेरी सिस्टर से आदित्य राय कपूर टकरा जाता है शराब के नशे में, वो कुछ बोलता है, अरे शक्ल तो देख अपनी, ये वो, उससे उनकी बहस हो रही है, कल की भी आ जाती है, इतने में उसके भाई की एंट्री यानी मेरी एंट्री होती है, और मेरी उससे बहस होती है, कल की मेरे से बहस करने लगती है, मैं उसे धक्का देता हूँ, इधर से आदित्य आते हैं, मैं आदित्य को चाटा मारता हूँ, इधर से रणवीर आता है, मुझे मारता है और मुझे डाले वाले होता है। फिर 5 मिनट का ये सीन था। तो ये जब ऑलमोस्ट 3-4 टेक हमारे 5 टेक हो गए थे, उसके बाद मैं वैनिटी में चला गया वापस, एडी आया, सर आपका एक फिर से शॉट है, मैंने कहा अच्छा अभी भी रहता है, वहां गए हम, सर कहते एक और टेक लेना है, तो वो एक टेक ले रहे। अब जो मैंने आपको सीन बताया, अब इस सीन में गड़बड़ क्या हुआ आप अभी हैरान हो जाएंगे। जैसे ही सेम आदित्य राय कपूर शराब के नशे में फिर छेड़ा हुआ, उनकी बात हुई, कल की से बात हुई, इतने में मेरी एंट्री हुई। अब मेरा था कि उसको डायलॉग बोलना है और पीछे हटना है, अरे चल तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, तो मैंने, वो कहती तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैंने कहा पीछे हटना। अब मैंने जब उसे पीछे हट कल की किया, उतने में आदित्य की एंट्री थी, मैंने चांटा मारना था, इतने मैंने उसे पीछे हट किया, कल्कि ने घुमा के मेरे गाल पे चांटा मारा। मतलब वो जो कि स्क्रिप्ट में था भी नहीं, जो कि मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग मोमेंट था, और अजीब सा हो गया था कि 2 मिनट तक मैं सोचा कि मैं घुमा के चांटा कल की कोचिंग की भी मारूं, तो ये क्या हुआ। मुझे, मैं 2 सेकंड तक वेट करा, 4 सेकंड तक वेट करा कि अभी शायद डायरेक्टर कट बोलेंगे, और साइलेंस हो गया सेट पे। तो फिर मैंने कहा कोई आवाज नहीं आई 3 सेकंड तक, तो मैंने भी सोचा मैं मारूं वापस, क्योंकि नेचुरली आपको कोई हर्ट करता है तो आप उसको रिएक्शन होगा ही। इतनी जोर की चांटा मारा था, जिंदगी में किसी लड़की ने चांटा मेरे गाल पे इतनी जोर मारा जो कल की कोचिन ने मारा। तो मारा तो मैंने कहा यार मेरा हाथ उठाना ठीक नहीं रहेगा, मैं रुक गया, और मैंने फिर इम्प्रोवाइज करते हुए मैंने कहा मैं ऐसी औरतों पे हाथ नहीं उठाता, चल निकल जाए यहाँ से। फिर वो आते मेरे से आता, फिर उसको चांटा मारता हूँ। तो ये सीन है जो कि कट गया है, क्योंकि अगर कल की मुझे मार देगी तो फिर रणबीर पकड़ की पहले मिलेगी ना पंच की, तो वो कट गया। और जो ये बात थी तो ऐसा इस तरीके से ब्लंडर हुआ, जो कि मैंने फिर कल की होगा व्हाई यू स्लैप मी, ये क्या किया आपने। तो और बाकी ठीक था, मजेदार था। तो उस पर कल्कि जी ने क्या जवाब दिया था? आई एम सो सॉरी, पता नहीं मुझे, आई एम रियली सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरे पता नहीं है। मैंने कहा वो चाकू होता, चाकू ही घोप देते आप, मतलब इंटेलेक्चुअल तो माइंड यही हो रहा है ना भाई। आप फील आ गया था, आप फील आ गया तो आपका कंट्रोल नहीं है, आप क्या, गलत बात है ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा हुआ था, तो ये चीज हुई थी। और वो रणबीर के साथ भी जब क्लोजर सीन चल रहा था, रणबीर को मुझे मारना था, तो रणबीर को सर ने स्पेशल बुलाया, नहीं तो रणबीर का ड्यूब रखा हुआ था, तो रणबीर ने आस्क किया यू आर टेल मी दिस शॉट, जरूरी है मेरे बैक लेना। वो उन्होंने आयान मुखर्जी ने कहा कि जरूरी है आपका क्लोज लेना क्योंकि दिख जाओगे। तो मुझे रणबीर कहते मैं थोड़ा सा मारूंगा, मैं मारूंगा वो दिख जाएगा। अब उन्होंने भी मुझे रख के 3-4 मारे, मतलब 7-8 ऐसे थप्पड़ हो गए बेफालतू के। ये एक्सपीरियंस होते हैं एक एक्टर को। मूवी से ज्यादा सीन बड़े इंटरेस्टिंग हो रखे हैं, मूवी से ज्यादा ये थप्पड़ वाली एक्सपीरियंस हो गई। हाँ, मतलब देखिए ना, हम एक्टर्स के लिए एक चीज को ऑथेंटिकेट करना, हम किसी चीज के लिए मना नहीं करते और वो कर जाते हैं वो काम को बेस्ट देने के लिए। तो ये ऐसी इस तरह से खट्टे मीठे पल थे। चलो बहुत अच्छी चीज है, ये भी आपकी मेमोरीज में, जब आप, अब तो आप एक बहुत बड़े स्टार हैं, अब जब आप इससे भी बड़े स्टार बन जाएंगे तो ये सारी चीजों को याद करके आप और हंसेंगे। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, आपने कई विज्ञापन लिखे हैं और इवन मैंने आपके विज्ञापन देखे हैं जो कि इतने खूबसूरत हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैंने अभी जब ये अपनी फिल्में करी, उसके बाद एक प्रोडक्शन हाउस है जिनके लिए मैंने 2-3 ऐड पहले कर चुका था, उनका फोन आया था, उन्होंने मेरी डेट ली एज एन एक्टर, फिर बोला कि डेट फिर चेंज हो गई। तो मेरी उनसे बात हुई, कहता यार सर स्क्रिप्ट, अभी इतनी भी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, कुछ जज नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनको कहा कि यार फिर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लिख देता हूँ। तो उसने कहा कि अरे मनीष भाई आप लिख दोगे? मैंने कहा यार फिल्में बना सकता हूँ, फिल्में बना रहा हूँ तो ये ऐड ही लिख सकता क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा कि ये ऐड थोड़ी अलग है, इसमें प्रोडक्ट नहीं दिखाना, ऐसी ऐड होनी चाहिए कि सीधा दिल पे लगे, बिल्कुल दिल पे लगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए है, तो फिर मैंने ये 2 ऐड के स्क्रिप्ट बनाए और बहुत लोगों की तारीफ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत आपका जो वो समोसे वाला ऐड जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। जी जी, तो वो मेरी दोनों स्क्रिप्ट है, शूट पे भी गया था, तो मैंने कहा कहते बहुत ही कम होंगे भाई, एक्टर भी, मॉडल भी और राइटर भी खुद ही। वाह भाई वाह, तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हो ना। जी बस बन गए, बना दिया समय ने। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा मनीष जी, ये बताइए, अनन्या एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है, आप इससे कैसे जुड़े और इस प्ले के बारे में कुछ बताएं हमारे श्रोताओं को। अनन्या एक्चुअली एक मराठी प्ले था, है ऑलरेडी, जिसके 450 पूरी दुनिया में हो चुके हैं प्ले, फॉरेन कंट्री में भी, फॉरेन। तो उसी का ट्रांसलेशन हिंदी वर्जन में हुआ, जिसका मैं एक बना, जिसमें श्वेता गुलाटी लीड में है, मेरे फादर पृथ्वी जोशी बने हैं, और बहुत ही फेमस प्ले हुआ मुंबई, और इंडस्ट्री के कुछ ही प्ले हुए इसके हमारे मुंबई में और कुछ सिटीज में, मगर जहां भी हुए तो कमाल के प्ले हुए। मतलब विवेक अग्निहोत्री साहब, कुणाल कोहली साहब, बहुत सारे नामचीन सब डायरेक्टर्स लोग आए और उन्होंने बहुत तारीफ करी, और कमाल का प्ले है। और इसका जो मुझे प्ले कैसे मिला, एक ध्रुवेश आर्या मेरा दोस्त है, जो कि कुछ साल पहले, 4 साल पहले, उन्होंने एक प्ले किया था ग्रैंड मोटर ड्राइविंग स्कूल, तो एज ए डायरेक्ट किया था। वो एनएसजी से है मेरा दोस्त, तो उन्होंने प्ले किया था, तो मैंने वो उनका प्ले लीड किया था। सो वो मेरा दोस्त उन डायरेक्टर से जुड़ा हुआ था, उनके साथ वो उस प्ले की ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, और उनको असिस्ट कर रहा था। तब उनको कास्ट चाहिए थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे याद किया कि एक अच्छा प्ले करने वाले हैं, तो मनीष एक बार आ जा, सो एक अच्छा ऑडिशन लेना है। तो उन्होंने मुझे मेन जो 2 किरदार थे उसके 2 ऑडिशन लिए, और फिर डायरेक्टर साहब खुश हुए, उन्होंने मुझे फाइनल करा। और मेरी जिंदगी का, अनन्या के पॉइंट से मैं बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था अभी 17 अक्टूबर 2019, क्योंकि उस दिन ऋतिक रोशन, राजेश रोशन, राकेश रोशन और उनकी फैमिली ने मेरा शो पर्सनली देखा है। 14 जनों ने बैठ के प्रॉपर ऑडियो को बुक किया, और उससे बड़ी खुशखबरी की बात है कि ऋतिक आए हैं मेरी वजह से। अगर मैं इस प्ले में कास्ट नहीं होता तो ऋतिक रोशन नहीं आते, क्योंकि इतने सालों में जो हमने अपने काम से इज्जत कमाई है। सो एक डायरेक्टर है जयदीप सेन जी, जो कि राकेश रोशन साहब के साथ 18 साल रहे हैं, जो क्रेजी 4 के डायरेक्टर हैं, तो वो मुझे जानते थे, मेरे काम की तारीफ करते थे। तो मैंने उनको जब प्ले के लिए बुलाया था, मैंने कहा सर एक बार प्ले आके देखिए, तो वो प्ले आए और उनका मुंह खुला खुला रह गया और वो फैन हो गए। सो फिर उन्होंने ऋतिक रोशन फिल्म कार्ड फेडरेशन का सारा काम उनके कजन ब्रदर देखते हैं, तो उनको बताया, तो वो फिर आए, वो एनसीपी में वो शो देखने हमारा अनन्या, तो वो भी फैन हो गए कि कमाल ही शो है। तब वो तारीफ घर पे गई ऋतिक के कि भाई इस प्ले में ऐसी बात क्या है, अनन्या अनन्या इतना हो रहा है। तब उन्होंने हमारा शो पर्सनली देखा, और जब शो खत्म हुआ, कर्टन बंद हुआ, और जब हमें पता चला कि फुट फुट के रो रहे थे वो और हंस भी रहे थे, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, मुझे बाउंसर ने कहा कि सर बुला रहे हैं। तो जब हम पूरी टीम दरवाजा खोला और ऋतिक ने सामने दिया, हे मैन व्हाट यू डिड मैन, सो ऑसम मैन। मतलब उनके आंखों में देखिए, काम करना, मिलना वो मैटर नहीं करता, आपने 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के हमें देखना, हमारा प्ले देखना, सराहना, और उसके बाद अपने उनकी आंखों में अपने लिए इज्जत पाना, वो कमाल की चीज। बिल्कुल, तो ये बड़ी कमाल की चीज थी। तो वही एक ऐसी खुशी है जो कि यू कैन प्राइसलेस टाइम। बहुत खूबसूरत मनीष जी। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, ग्लैमर लाइफ में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, ग्लैमर उतार चढ़ाव तो देखिए आते ही रहते हैं, हर जीवन में आते हैं, और हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा आते हैं। बट यही है, पेशेंस रखनी पड़ती है आपको, और अगर आपको कला से प्यार है, अपने काम से प्यार है ना, तो लगे रहना पड़ेगा। कुछ जल्दी नहीं होने वाला, आपको तपना पड़ता है, मिटना पड़ता है, सब कुछ बनते हो, और बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो वो आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके नहीं आए अपने दिमाग से, इसलिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान, और थोड़ा सा पीसफुल अबव द लाइफ भी देखना चाहिए, कि आम जिंदगी भागदौड़ से ऊपर भी कुछ है जो सोल भाव, तो आपको उस चीज, तभी वो चीज कंट्रोल होंगी, तो वो जरूरी है। तो उस चीज से हम भी जूझते हैं, तो फिर वापस अगले दिन उसी चीज से निकलते हैं। अब जैसे नवाज भाई का एक वीडियो काफी अभी चल रहा था, तो मेरे दोस्त ने शेयर किया था, तो बड़ा एक अलग एनर्जी आई। उन्होंने कहा कि जी हम भी काम मांगते रहते थे, काम देते नहीं थे, मगर हम भी बेशरम हो गए। कब तक काम नहीं दोगे? 5 साल 10 साल, कोई नहीं, बेशरम हो गए। हम भी देखते हैं भाई, कितने कब तक, 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल देख लेंगे, हम भी बेशरम हो गए। तो वो एटीट्यूड जो है ना, वो रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, आपको धीरे धीरे, क्योंकि खास तौर से जिसके हाथ में पावर नहीं है, पैसा नहीं है,
कोई एक पावरफुल कॉन्टेक्ट नहीं है, एक आम आदमी आया है। सो उसके लिए बहुत चीजें मुश्किल है, वो चीजें से उसको ये सब चीज सोच के और ठहराव से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही बताई आपने। हमारे श्रोता जरूर खुश होंगे इस चीज का जवाब सुनकर। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, कोविड हैज इम्पैक्टेड entertainment industry the most. How you keep yourself motivated and busy during this period? बिजी के हिसाब से तो हम देख ही रहे हैं आपके पीछे। जी अब जब कोविड आने से पहले मैं थोड़ा न्यूरोलॉजी को मानता हूँ, तो मेरा जन्मदिन 31 जुलाई आता है। तो मैं ये बात जान गया था, इतने साल गुजर गए, मैंने कहा ये 4 नंबर पड़ रहा है 2020, और मैं ये जान गया था, विश्वास था, मेरा बिलीव था कि ये साल तो मेरा है। और फिर मैंने कुछ वीडियो भी देखा कि उन्होंने भी यही बताया, न्यूमरोलॉजिस्ट ने, कि भाई ये साल के स्वामी तो आप ही हो, मतलब जिस कार्य क्षेत्र में भी काम करेंगे तो फलित होंगे। तो उससे पहले ही टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, मैं नवंबर से लगता फरवरी 2020 तक अच्छा काम किया। हुआ क्या, मैं मार्च में एक फिल्म की शूटिंग के लिए गया हुआ था लखनऊ, एज ए मेन विलन था उसमें। तो वहां लॉकडाउन लग गया और मैं 3 दिन अपने होटल में रहा। और जब आपने कहा कोविड क्या कैसे पॉजिटिव रहे, तो बहुत कुछ करने की सोची थी कि मैं बहुत करूंगा। तो मैं जब टीवी देखा, मैंने कहा यार न्यूज देख के समझ में आ गया भाई 6 महीने तो गए भाई। मैंने तो मगर बहुत मेहनत करने की सोची थी, क्योंकि जब आपके साथ आपकी किस्मत होती है ना, तो चीजें कुछ रंग लाएंगी। तो मैंने कहा भाई यार ये तो 6 महीने गए और 6 महीने तो रिकवर होने में लग जाएंगे, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा यार जिंदगी में अब कुछ और करना पड़ेगा। मैं पिछले 6 साल से कविताएं पढ़ता था। जब खाली समय होता था, काम नहीं मिल रहा था, तो कविताएं पढ़ता था। फिर कविताएं खुद लिखने लगा और कविताएं फिर मैं ओपन माइक से सुनाने भी लगा। तो मैंने कहा यार कविताएं तो नहीं लिखूंगा, मगर कुछ अलग हटके करूंगा काम। क्योंकि फिर उसके बाद ही जब इधर आया तो कोविड का टाइम चालू हुआ, तो माइंड में था ही कुछ अलग करना है। तो मैंने लाइफ की अपनी पहली इंग्लिश पोएट्री लिखी, लाइफ का मेरा पहला अवार्ड, मेरी लाइफ का पहली फिल्म लॉकडाउन, जो मैंने फिल्म बनाई, जिसकी इंग्लिश पोएट्री लिखी, जिसको मैंने विजुअल पोएट्री फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो कि अब तक 11 अवार्ड ले चुकी है मेरी वो फिल्म। और उसके बाद सिलसिला बनता चला गया, और यही नहीं पता था कि मोबाइल फिल्म मेकिंग की भी अलग दुनिया है। अब आप ये जो फिल्म सारी देख रहे हैं, मैंने टोटल अभी इस लॉकडाउन में 7 फिल्में बनाई टोटल इस लॉकडाउन में, जस्ट बिहाइंड दिस 4 वॉल्स। और अभी तक पब्लिकली 37 अवार्ड्स आ चुके हैं, मगर और जो पब्लिक को जो शेयर हो चुके हैं, मगर मैं आपको और अपडेट कर दूं अगर ये इंटरव्यू हो रहा है तो। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मोर ट्रॉफीज। तो 47 अवार्ड मेरे पूरे हो गए हैं आज की डेट में। कांग्रेचुलेशंस, जैसे ट्रॉफी आएंगे तो वो बारी-बारी, थैंक यू सो मच। और धीरे-धीरे पोस्ट होते रहेंगे और लोगों को आप हमें भी अपडेट करते रहा कीजिएगा मनीष जी। जी बिल्कुल। बाकी मीनल फेसबुक पे भी है ही, तो आप देखते भी रहेंगे, मैं पोस्ट करता रहूंगा, देखते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, मैं आपसे एक फरमाइश आई है कि आप अपनी कविता सुनाएं। और एक छोटी सी चीज और मैं बोलूंगी, जिस तरीके से आपने बताया 31 जुलाई आपका बर्थडे है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी 31 जुलाई को ही आता है। अच्छा, और और आप एक अपनी पोयम जरूर सुनाइए हमें। ओके। एक कविता, उसका शीर्षक है समय पे लिखी थी मैंने। ये समय हर पल बदल रहा है, इस समय का हर क्षण बदल रहा है। समय का चक्रवात करे या विध्वंस, बात तो एक ही है। जीवन को हरण करे या मरण, या जीते जी मरण, बात तो एक ही है। हम जो पहले थे अब वो नहीं रहे, और जो है अब वो हम नहीं रहेंगे। क्योंकि ये समय हर पल बदल रहा है, इस समय का हर क्षण बदल रहा है। ये जीवन भी रोली है, समय के साथ हम जोली है, बाकी जो बचा वो मौली है। मैंने भी कुछ खो दिया है जो मेरे बस की बात नहीं। काश हम समय को बदल सकते, काश हम अतीत में जा सकते, काश हम आने वाले बेहतर कल को देख सकते, काश हम आने वाले भविष्य को बदल सकते। तो ये संसार का नजारा आज कुछ और ही होता। और मुझे ये यकीन है, ये काश
सिर्फ काश मेरी कल्पना नहीं, ये आने वाले समय में जीवंत होगी, सत्य बनेगी, क्योंकि ये समय हर पल बदल रहा है, ये समय हर पल बदल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। काफी सारी कविताएं हैं तो बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, कोविड के दौरान वेब सीरीज बहुत फेमस हुई है, और आपकी वेब सीरीज हॉस्टेज जो मैंने भी देखी है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। हॉस्टेज मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट में वो कंटिन्यूटी राइटर ने लिखा नहीं, तो मेरा नवीन खटाना का एज ए कॉप का किरदार था, क्योंकि रोनित रॉय के साथ है, और सीरीज की ओपनिंग मुझसे ही होती है हॉस्टेज सीजन 1 की। और बहुत ही सड़ी गर्मी थी, अभी भी याद है मुझे, 25 जून 2018 में शूट किया था हमने, चांदनी चौक के बिल्कुल चौराहे पे। और गुड़गांव से सुबह निकले थे हम, और चांदनी चौक पे पहुंचे थे सुबह 4:30-5 बजे ले गए थे, और फिर शाम तक खड़े ही रहे, मतलब बैठने को नहीं मिल पाया, क्योंकि 350-400 लोगों की भीड़ लगी हुई है, और वो सीन बार बार हो रहा है, कमांडोज आ रहे हैं, फिर पुलिस वाले आ रहे हैं, बैरियर्स लग रहे हैं, और मेरे से ही ओपनिंग हो रही है, सुधीर मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे थे, तो काफी टाइटनेस वाला था शूट, और ये है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आप क्या देखते हैं लॉकडाउन के समय वेब सीरीज के बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, जिस तरीके से वेब सीरीज डे बाय डे फेमस होती जा रही है? देखिए, आने वाला फ्यूचर तो नो डाउट और वेब सीरीज का बढ़ता रहेगा, और वेब सीरीज बहुत कमाल की चीज है और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब वो टाइम चला गया कि जो स्टार का बेटा स्टार बनता है। आज ऑडियंस बहुत समझदार हो रही है, वर्ल्ड सिनेमा देख रहा है, पहले तो कॉपी कैट चलता रहता था, अब समझ में आता है भाई उससे चुरा के बना रहा है गाना, तो बहुत ही समझदार हो चुकी है ऑडियंस, पूरी दुनिया का देख रही है। आज ये भी जो मैटर करता था कि भैया खूबसूरत है तो वही हीरो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज छोटे छोटे किरदारों पे फिल्म बनती है, हर एक कॉन्सेप्ट पे फिल्म बन रही है आज। और आप सोचो, जहां पहले आइटम सॉन्ग गाने होते थे और 2-2.5 घंटे हम झेलते थे और परेशान हो जाते थे, आज 10-10 घंटे के एपिसोड देख रहे हैं जिसमें कोई गाना नहीं है, बिल्कुल टू कॉन्सेप्ट एंड परफॉर्मेंस। आप कॉन्सेप्ट पे इतना इन्वॉल्व हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कहता हूँ सिनेमा के लिए एक दूसरे तरीके से बहुत अच्छा चीज हो रहा है, क्योंकि कमर्शियली बीच बीच में बहुत खराब हो गया था, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट पे कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ इनोवेटिव काम नहीं हो रहा, और एक ही ठर्रे पे फिल्में बन रही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, और आज सीरीज का और आगे फ्यूचर है, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में हम आ चुके हैं, हर मोबाइल पे, तो बहुत बढ़िया समय है। और उस समय एक्टर्स को भी बहुत काम मिलेगा, जो एक्टर्स को फिल्म में अगर वो मुश्किल से ऐसे छोटे रोल मिलते थे, अब सीरीज में ही वो छोटा वो इतना बड़ा हो जाता है, तो उसको भी नए स्टार उभर के आ रहे हैं सीरीज से भी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। अच्छा मनीष जी, ये बताइए आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में और सीरियल्स के बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारे श्रोताओं को पता चले और वो डेफिनेटली उस चीज को मिस ना करें। देखिए, अभी मैं लॉकडाउन से पहले जो फिल्म कर रहा था, तो वो फिल्म तो बंद हो गई हमारी, मतलब प्रोड्यूसर ने मुझे रिप्लेस कर दिया अपने रीजन से, अपने पर्सनल पॉइंट रीजन से। सो बाकी मैं अपनी फिल्मों में इन्वॉल्व था, और देश विदेश से मुझे अपने इसी में अवार्ड्स आ रहे हैं, तो इस वक्त मेरे हाथ में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और हमारे कुछ लुक टेस्ट हुए हैं, उसका इंतजार है। और लास्ट अभी कौन करके जो वेब सीरीज है, एपिसोडिक वेब सीरीज है, तो वो किया था हमने जनवरी में। और आप ये जानते हैं मेरी जो फिल्में हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही बनी है, मोबाइल से ही शूट हुई है, मोबाइल से ही एडिट हुई है, मोबाइल से ही वीएफएक्स हुआ है, नॉट इवन टच द लैपटॉप। और आप मानोगे, मुझे अभी ये बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, कम से कम 7 बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिल चुके हैं मुझे। तो आप मानिए, जो सालों से सिर्फ डायरेक्टर हैं और प्रोडक्शन हाउस है, प्रोड्यूसर है, उनकी फिल्मों को मैंने अकेले ही, जिनके बड़े कैमरे हैं, पैसा लगा, प्रोड्यूसर्स हैं, सिर्फ मैंने जस्ट विद द सपोर्ट ऑफ माय वन फ्रेंड रोशनी जीटा बैरट, उनकी सहायता से, और मैंने अकेले ही स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स, पोस्टर डिजाइन सब कुछ करा, और उनकी फिल्मों को भी फेल करके मेरी फिल्में जीती हैं। तो इसलिए मैं उसी में इन्वॉल्व था एज ए फिल्म मेकिंग में। तो अभी तो मेरा कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो अभी आने वाला हो। ओके। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, हमारे दर्शक जो खासकर युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो सीधा सीधा यही है कि
करोड़ों लोग ना इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सबको बस चक्काचौंध दिखता है। बिल्कुल। उसमें से कुछ लाख लोग आते हैं, उस लाखों लोगों में से कुछ हजार लोग टैलेंटेड एक्चुअल में होते हैं जो अपने क्राफ्ट में वर्क करते हैं। और ठीक है उसमें जी। से कुछ सॉफ्ट पसंद आते हैं। हाँ, वो बाकी सबकी डेस्टिनी। मगर जो लाखों आते हैं, अब मैं ये बोलना चाहूंगा, जो लोग आते हैं सबसे पहले तो देखिए जी, प्रिपेयर होके आइए, मुंह उठा के बस चले आइए। अरे तू तो बड़ा हैंडसम है भैया, आजा आजा। कुछ नहीं होता हैंडसम से। ये गलतफहमी जो फोबिया है, हैंडसम है तो कुछ नहीं होता भाई। उल्टा उस चेहरे की उतनी वैल्यू नहीं है। आज सिनेमा रियलिस्टिक किरदारों पे काम हो रहा है, उसके कॉन्सेप्ट पे काम हो। मोची पे फिल्म बन रही है, नाई पे फिल्म बन रही है, ट्रक वाले पे फिल्म बन रही है, दूध वाले पे फिल्म बन रही है, क्या क्या बन रहा है, टॉयलेट पे, कुछ भी कॉन्सेप्ट पे फिल्म बन रही है, गाँव पे बन रहा है। तो चेहरे की बात नहीं है। अब हैंडसम है तो चल दे तू मुंबई। तो मैं यही कहूंगा कि जी जी जी, अपने पहले अपने आप को पहचाने, क्राफ्ट को पूरा करें। दूसरा, अपने आप को भी जाने कि मैं करना क्या चाहता हूँ। बिल्कुल। दूसरे दोस्त ने किया था, मैं भी पीछे चल दिया। खुद में कुछ था नहीं, फॉलो कर लिया। अरे नहीं बाबा, आप में वो कुव्वत है, क्या पता आप हो कुव्वत, मगर वो एक्टिंग की ना हो, शायद बिहाइंड द कैमरा आप कुछ कर सकते हैं। आप वो समझिए आप में असल काबिलियत क्या है। और यही कहूंगा कि अगर आपके पीछे कोई पावर, पैसा और कोई अच्छे लोगों का हाथ नहीं है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, आपका टैलेंट। क्या बेच रहे हो आप? सिर्फ टैलेंट, और उसके साथ पेशेंस। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो भैया अब तो चले 2-3 साल भैया हम घूम के आएंगे, देखते हैं इंडस्ट्री में क्या होता है 2-3 साल में, भैया 2-3 साल भी तू मत वेस्ट कर। तो आप 2-3 साल में कुछ और डिग्री विग्री पा लेना और कुछ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल में कुछ नहीं होता। यहाँ जिंदगी खपानी पड़ती है, पूरा लाइफ का स्ट्रगल होता है। ठीक है, हमें इतने व्हाट्सएप में, फेसबुक पे मैसेज करते रहते हैं लोग। अब वो ये देखें समझें, मुझे बार बार मैसेज करते रहते, तो उनका ये जवाब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सर कैसे करूँ, क्या करूँ। प्रिपेयर कीजिए और आप खुद सोचिए। देखिए मेरे होस्टेज जो मिला, इस समय इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे, और मुकेश हावड़ा साहब जो फेमस है इस समय इंडस्ट्री में। आप मानोगे 8 साल बाद मेरा पहला ऑडिशन हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? 8 years? पहले सिर्फ जी मैं उससे पहले सिर्फ इंट्रो देता रह गया, आज तक मौका नहीं मिला। और जो मैंने क्या कहा, करोड़ सोचते हैं, लाखों आते हैं, फिर हजार कुछ होते हैं। अब जो लाखों आए हैं और जो टाइम पास करने आए हैं, उसके चक्कर में वो जो एक्चुअल हजार है उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए आप अपना भी टाइम वेस्ट कीजिए और सामने वाले का भी वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो दूसरा टैलेंटेड एक्टर को नंबर ही नहीं आ रहा उसका। तो 8 साल तक तो आप सोचिए मेरे का अच्छा से ऑडिशन नहीं हो पाया। और इस समय इंडस्ट्री में आपको बताऊं, सिर्फ मुझे काम मिल जाए, उससे ज्यादा स्ट्रगल अब ये हो गया है भाई, मेरा ऑडिशन तो ले लो, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों की जो कास्टिंग हो रही है, आपको आजमाया जाए। चीजें बन रही हैं और इस तरीके से चीजें हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो बहुत मन पक्का करके आए, सोच के आए, बस कुछ कर दिखाना है। तो जिंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे आपने जो सवाल पूछा कि इस ग्लैमर लाइन में थोड़ा सा वो रहता है, देखिए कोई चीज खराब नहीं होती, यहाँ कुछ लोग अपनी उस तरीके से उस चीज को खराब बना देते हैं। तो आपके हाथ में भी चॉइस है, वो क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। हाँ, exactly. जी जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मनीष जी, रियली हाईली अप्रिशिएबल। अच्छा मनीष जी, अब हमारे कुछ इनवाइटीज, आपके फैंस हैं कुछ जो आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रूबरू होके कुछ अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे इनवाइटीज को। जी, तो हमारी जो पहली इनवाइटी है वो है मिसेस अवंतिका फ्रॉम इंडिया। यस अवंतिका जी, आप कनेक्ट कर सकती हैं मनीष जी से। हाँ जी, नमस्ते सर। मनीष सर कैसे हैं आप? नमस्कार जी, एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। सर बहुत ही खूबसूरत आपने अभी जो पोयम बताई और कविता सुनाई, बहुत ही सुंदर है वो ये समय। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज आप बताइए कि ये पोयम्स और आपकी जो कविताएं हैं वो कहाँ हैं। मैं इनको पढ़ना चाहूंगी और इनको जरूर अपने बच्चे को भी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सर आप कुछ लिखी है चुनिंदा, सही में कमाल के सर, एकदम कमाल एक्टर है आप। और आपकी अभी जो स्टोरी सुनी वो इतनी मजेदार थी। एक्चुअली मेरा सवाल यही था, इसी के ऊपर था कि हम जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं,
मैं खुद के लिए बताना चाहूंगी कि मैं मेरे बच्चे को अगर वो बोलेगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में या एक्टिंग करने जाता हूँ या डांस या कुछ भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं भाई ये लाइन अपने लिए नहीं है, ये हमारे बस की नहीं है। और इधर फेलियर भी बहुत होते हैं, तो जैसे सुसाइड है, जैसे कुछ भी गलत काम बच्चे जल्दी उठा लेते हैं। पेशेंस नहीं है आजकल के बच्चों में। तो मैं मेरे बच्चों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाइए। तो फिल्म इंडस्ट्री, आप अभी जो आपने जो अपनी स्टोरी बताई वो इतनी बेहतर थी, मतलब आपने इतना स्ट्रगल किया है, उसके बाद आपको इतना कुछ हासिल हुआ है। तो फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली क्या है, मतलब इसमें इतना खराब बोला जाता है इसको कि भाई मत जाओ। बड़े लोग भी बोलते हैं कि यार फिल्म इंडस्ट्री में नाचने गाने जाओगे आप लोग या आप कोई एक्टिंग करोगे, नहीं 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 ये खराब चीज है। तो लड़कियों को भी बोलते हैं खराब चीज है, मत जाओ मत करो। तो आप अपने, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने व्यू से बताइए कि एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री क्या है। देखिए 1970-80 में तो बहुत ज्यादा धारणा थी ही कि ये बहुत गलत लाइन है। उस समय बहुत लोग है ना, वो तो थे। मगर धीरे धीरे समय बदला, बहुत बच्चे भी चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं। और देखिए अब मेन बात ये, सबसे बड़ी बात इस समय आज के दौर में मैं मानूंगा कि स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लाखों जो लोग आ रहे हैं, स्टेबिलिटी मींस आपकी फिक्स इनकम कुछ है नहीं। जब तक आपको काम नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे सरवाइव करो, क्योंकि मुंबई सबसे कॉस्टली सिटी है और यहाँ पे कैसे सरवाइव करना और काम भी करते रहना। और वही पॉजिटिव, जब जेब में आपके फूटी कौड़ी नहीं होती ना, आपका कॉन्फिडेंस वहां गिर जाता है बच्चों को। तो आपको बिना पॉकेट, अपने हुनर पे इतना हुनर से आप इतने दौलतमंद हो कि फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि जेब में आएंगे, क्योंकि आपके वो दिन गुजरेंगे। आप कोई माँ बाप से ले रहा है, कितने मंगा लेगा, खर्चा है उसका मुंबई में रहने खाने का, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, हर चीज का। तो खास तौर से मैंने जो बीच में अभी बोला था, जिसके ऐसे पावर नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है और वो नहीं है, तो भैया सिर्फ आप ये सोच लीजिए लंबा टाइम लगेगा। और सबकी अपनी डेस्टिनी है। देखिए कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने दे अर्न वेरी वेल, उनको सीरियल पे मिल गया, डेस्टिनी काम करती उनको मिला, उन्होंने घर बना लिया अपना, ठीक ठाक अच्छा पैसा थोड़ा कमा लिया। बट उन्होंने वो नहीं पाया जो मुझे पाया, जो मैंने पाया और जो मैंने खुद अचीव करी। आज मैंने अपनी ही फिल्में बनाई, सब कुछ ही मैंने खुद करा और मैंने अवार्ड जीते, क्योंकि वो उस चीज में इतने इन्वॉल्व है। और आदमी को जब सुख मिलता है ना, कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता और खोज ही एक मूल मंत्र है, आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल आविष्कार की जननी होती है। तो ये मेरी वही आविष्कार की जननी है। आप देखिए मैं एज ए एक्टर इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मगर मैंने आज अपनी फिल्मों से बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्में को फेल करके मेरी वह बेस्ट फिल्म हो रही है, उनकी फिल्मों को भी मात दिया। और आज बड़े बड़े से डायरेक्टर्स मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं अभी मुझे बंद हो रही है और मुझे बहुत सारे चुनना पड़ता है किसको एक्सेप्ट करूं किसको नहीं करूं। और मेरी फिल्म देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं, ये क्रांति की। सो एक्टर से आज मैं फिल्म मेकर, इस लॉकडाउन ने मुझे एज ए फिल्म मेकर बना दिया। और बहुत हैरान है क्योंकि मैंने वीएफएक्स सब कुछ अपने फोन से ही किया, मतलब लैपटॉप को भी छुआ नहीं। और इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो आपका देखिए चीजों को समझना, उस क्राफ्ट को समझना, मेरे हिसाब से देखिए गलत कुछ नहीं होता। आज आप कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाइए, वहां पे भी कितना कुछ हो जाता है, कोई शोषण हो गया या कुछ हो गया, कोई गलत दोस्त की संगति मिल गई तो आप गलत राह में चले गए। तो चॉइसेस आपके पास हैं। मेन बात है यहाँ पे आपको सारी सबसे टफेस्ट जॉब तो है नो डाउट, खासतौर से एक्टर की इस इंडस्ट्री में, क्योंकि सब कुछ आगे ब्लैकआउट होता है। जाएगा दरवाजा खटखटाएगा, अपना टैलेंट का लोहा बनवाएगा, उसके बाद मेरिट में आएगा, धीरे से कॉन्टैक्ट बनाएगा, क्योंकि एनएसजी, बीएनए और इन सबके भी लॉबी अलग है। आपने जो वो भी अगर कुछ नहीं करा तो जैसे मैंने कुछ नहीं कर रखा, वहां पे भी अलग है, क्योंकि एक दूसरे के सीनियर्स एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारा नहीं है कोई सीनियर तो फिर हमारे, तो हर छोटी छोटी चीजें काउंट करती हैं। और आपकी कॉन्टैक्ट नहीं है तो नेचुरली चैलेंजेस है, लाइफ वो देनी पड़ती है आपको। शादी आप भूल जाइए अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपने खुद क्या स्टैंड किया, क्या फैमिली को खिलाओगे, क्या फैमिली को अच्छे से रखोगे, क्योंकि सपने उनके क्या पूरे करोगे जब अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये है नो डाउट, मुश्किल है, नो डाउट बहुत मुश्किल है। अगर वो चीजें सारी कठिनाइयां फेस करने के लिए तैयार है बंदा तो कर ले। और इसी वजह से बहुत लोग आते हैं, मैं 2 साल के लिए आया हूँ, देखते क्या हो जाता है। क्या हो जाएगा 2 साल, कुछ नहीं होगा।
2-4 ऐड कर लेगा, कर लेगा, वो मौज मस्ती करके डिस्को में नाच नूच के मौज मस्ती करके निकल लेगा, फिर चल जाएगा डैड के बिजनेस संभालने जो होता है या कुछ होता है। तो वो इससे अच्छा वो 3 साल वेस्ट ही करे, कुछ और ही कर ले भाई। तो मैं तो ये करूंगा, सोचना पड़ता है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपने क्राफ्ट में रेडी हो, और वही आपका आत्मविश्वास बनता है। क्योंकि जो हुनर होता है ना, वो दूसरे, मेरे घर में भी बोल रहे थे अरे क्या करोगे तुम, मगर मेरे पापा ना, जब मुझे एक्टिंग का आया भी नहीं था, तो मेरे पापा, जब मैं 12-13 साल का था, तो पापा ऐसे बोल करते थे, यार 2 बंदों की जिंदगी कमाल होती है, या नेता बनो या अभिनेता बनो। हम हंसते थे ठीक है। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो पापा ने कहा कि क्रिकेट तो बहुत मुश्किल है, उसमें अच्छा खेलता था कि पूरे भारत से 11 लड़के चुनना, एक्स्ट्रा मिला के 15-16 पूरे भारत से। यहाँ तो चलो सीरियल फिल्में बन रही है, कोई ना कोई तो चांस बन जाएगा, ये सोच धीरे-धीरे चीजें बनने लगी। मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने कहा पापा ऐसे बोलते थे, आज कमाल है, मैं खुद ही सोच रहा हूँ, और मुझे वो बात ध्यान नहीं है कि मेरे पापा बोलते थे इसी वजह से आया, नहीं, वो मैंने खुद से सोचा कि मुझे ही बनना है, और मैंने अपने बिलीव किया। मम्मी कहती क्या सोच रही है, हमारे वजह नहीं है, मैंने कहा ये करना है जी, चाह लिया। तो खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, दूसरे क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता, अगर ठान लिया, जिद होनी चाहिए जी, पागलपन होना चाहिए, अभी आगे बढ़, वो शिद्दत होनी चाहिए, अगर वो शिद्दत नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, एक्चुअली अभी नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, और एक्चुअली आपको बहुत बिग कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू रेडियो मेरी आवाज, इन्होंने जो हमको मौका दिया आपसे बात करने का। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने आंसर भी किया, और आपका आगे के लिए भी सर बहुत सारी बधाइयाँ। और हम चाहते हैं कि आपको हम कंटिन्यू देखते रहे वेब सीरीज में और मूवीज में, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। मनीष जी, हमारी जो नेक्स्ट इनवाइटी है वो है प्रियदर्शनी, शी इज अ टीचर एंड अ यूट्यूबर। तो प्रियदर्शनी जी, आप कनेक्ट कीजिए मनीष जी के साथ। हेलो मनीष सर। हेलो। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, मींस इतने ऑडिशंस के बाद भी वहां डटे रहना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। अभी तो मैं शॉर्ट में बताया कि डिटेल में कभी बायोग्राफी आ जाएगी, तब आप देखिएगा, मजा हो रहेगा आपको। हम वेट करेंगे आपकी बायोग्राफी का भी। ओके श्योर जी। हाँ जी, आप कनेक्ट कीजिए। हेलो मनीष जी, आवाज आ रही है? हाँ मुझे आवाज आ रही है, पूरी। हाँ मनीष जी, आपने बहुत सारे रोल किए, मींस माइथोलॉजिकल, फिक्शनल, तो इन सब में से आपका ड्रीम रोल कौन सा है? मींस कि ये कैरेक्टर मुझे करना ही है, हम कहते हैं ना कि ये बकेट लिस्ट है मेरी, मुझे ये करना ही है ऐसे। जी मेरा इस चीज में मानना ना कुछ और है। मेरे लिए ना हर किरदार ही वो स्पेशल है, और मैं हर एक चैलेंजिंग रोल करना चाहता हूँ, कोई सिलेक्टेड नहीं है मैं तो ये करना है, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि मैं सेल्फ मेड मैन बना हूँ, इसलिए मेरा एक्टिंग में कोई गुरु नहीं है, फिल्म मेकिंग में भी कोई गुरु नहीं है। और आप खुद देखिए इंडस्ट्री में जितने भी स्टार्स काम कर रहे हैं, आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते वो एक अलग चीज है, मगर आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि उनके करियर में जो फिल्में आई हैं, कुछ फिल्में हीरे हैं, जेम्स हैं, जिनकी उनकी बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस है, चाहे कोई भी एक्टर आप ले लीजिए इंडस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं आपके वो है। तो सबने अपना एक बेहतरीन काम कर रखा है, वो किरदार बहुत अच्छे लगते हैं, मैं भी होगा मैं भी वो करूंगा, तो मैं हर तरीके के किरदार करना चाहता हूँ। आई लव एवरी कैरेक्टर, क्योंकि हर किरदार की डेप्थ होती है, क्योंकि राइटर जो लिखता है वही तो करता है, वो हमें दिखाया जाता है, मैं तो हर किरदार को करना चाहूंगा, इसलिए मेरा कोई ड्रीम रोल नहीं है। आप ये खुद सोचिए, मेरी ये पट फिल्म है, पट द साउंड, मैंने ही डायरेक्ट करी है, मैंने ही लिखी है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एडिटिंग, वीएफएक्स सब कुछ मेरा ही है। तो मैं उसमें किन्नर बना हूँ, एंड आई प्लेड द ट्रिपल रोल, नॉट ए सिंगल रोल। इंडस्ट्री क्या चांस देगी मुझे? आप सोचिए, मैं इतने सालों से लगाऊं, आज मुझे कोई क्या देगा? मैंने आज खुद ही 40 अवार्ड, 47 अवार्ड जीत चुका हूँ, 7 बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिल चुके हैं, जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी मेरी ऑफिशियल सिलेक्शन हुई, अभी ढाका फिल्म फेस्टिवल में मेरी ये पट द साउंड जीती है, जो कि किन्नर की एक स्टोरी है। मैं किन्नर का किरदार कर रहा हूँ, किन्नर की हेड जो होती है काशी मौसी, उसका किरदार भी मैं ही कर रहा हूँ। तीसरा एक एंकर है, तीनों किरदार मैं किया कर रहा हूँ, शूट भी मैं कर रहा हूँ, एक्टर भी मैं हूँ, एडिटर भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ। सो ये देखिए आप, चैलेंजिंग रोल मैंने खुद से करे, और वही आप मेरी क्लोज टू जा अगर देखेंगे, मैंने बहुत वॉइस में खेला, टू द साइकेडेलिक जर्नी टू गॉड तक पहुंच गया। वो गॉड के साथ जब पहुंचेगा तो क्या कन्वर्सेशन हो रहा होगा, वो मेरे अवार्ड जीत रही है। तो मेरे खुद के ड्रीम रोल खुद के अपने कॉन्सेप्ट पे है, तो मैं हर एक रोल करना चाहूंगा, तो ऐसा कोई ड्रीम रोल कुछ ऐसा नहीं। You are creating your roles. Very good. Thank you, Manish. Thank you.
मनीष जी, हमारी जो अगली इनवाइटी है वो है मिसेस यास्मीन। शी वाज एन एयर हॉस्टेस। तो यास्मीन जी प्लीज कनेक्ट कीजिए मनीष जी से। हाय मीनल, हाय मनीष, हाय एवरीवन, सो ग्लैड टू सी यू ऑल। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच रेडियो मेरी आवाज टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्लेटफॉर्म जहां हम गेस्ट के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल मनीष आपसे ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है ये बहुत कॉर्पोरेट सा बैकग्राउंड है, जैसे यू वर इन स्टॉक मार्केट, इक्विटी एडवाइजर, कंप्लायंस ऑफिसर। सो ये जो आपका स्विच था टुवर्ड्स एक्टिंग, सो वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन या इट वाज डेस्टिनी दैट प्लेड इट्स रोल? नहीं, डेस्टिनी ने मेरे साथ वहां पे कुछ भी नहीं किया, और मेरा पहले से डिसाइड था कि मुझे करना है। वो तो फिर घर की मजबूरी के कारण नौकरी करनी पड़ी, और फिर मैंने नौकरी भी इसलिए उसमें कंटिन्यू करी क्योंकि मैं जानता था कि कल को कुछ ऊपर नीचे हो तो मेरे हाथ में एक हुनर तो हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक हुनर है। आप कहीं पर ही बैठ सकते हो, कल को स्टॉक ब्रोकर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, अपना काम कर लूंगा। तो उस चीज को मैंने परस्यू किया। माइंड में यही था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसे कमाने और यहाँ से निकलना है, कैसे भी करके निकलना है। मगर वो मेरा 5-7 साल का गुजर गया। 3 साल तो मुझे उसी जॉब में रहना पड़ा और साथ साथ ग्रेजुएशन करना पड़ा, क्योंकि मुझे कोई भी जॉब में 3 महीने की छुट्टी नहीं देगा। तो इसे 3 साल मुझे एक ही जॉब में रहना। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट करा ताकि सैलरी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। फिर दूसरे में ऐसे 3-4 जॉब चेंज करी, और साथ साथ फिर थिएटर शुरू बीच में हुआ। करते करते मैंने 3.5 साल फिर थिएटर साथ करता रहा। सो इसलिए था कि मेरा पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड था मुझे ये करना है, तो ऑलरेडी प्लान था जी। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि आपने शुरुआत की मूवीज से, फिर सीरियल्स और अब वेब सीरीज। तो इनिशियली ऐसे होता था कि यू नो जब कोई मूवीज से सिल्वर स्क्रीन से अगर स्मॉल स्क्रीन पे आता है तो उसको बहुत स्टीरियोटाइप कर देते थे। अब आपको कैसा लगता है कि अब जो माइंडसेट है, जो परसेप्शन है इंडस्ट्री का, डू यू थिंक इट्स चेंजिंग कि एक्टर्स आर मोर कॉन्फिडेंट कि भाई कोई भी स्क्रीन हो, सिल्वर स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, पार्ट अच्छा है तो हम प्ले करेंगे, या अभी भी आपको वो रिस्क लगता है कि भाई स्टीरियोटाइप ना कर दे? What is your take on that? ये जो अभी करंट टाइम चल रहा है, इस वक्त सच में फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ क्या कर रहे हो। टेलीविजन कर रहे हो, उसका फिल्म भी कर सकते हो। थोड़ा सा फ्रेश फेस चाहिए, 6 महीने का गैप लेंगे, पब्लिक को नहीं पता है। टेलीविजन में जब तक शो चल रहा है तब तक आप स्टार हो, आप बाहर होते हो तो वो स्टार नहीं मिलाता, वो बस हाँ किया हुआ है, कुछ लोग पहचानते, क्योंकि टेलीविजन में याददाश्त बहुत कमजोर है लोगों की। सिनेमा इतिहास बनाती है, टेलीविजन इतिहास नहीं बनाता है। वो एक रामायण का टाइम अलग था जब एक नया टीवी आया था, लोग अगरबत्ती भी घुमाया करते थे, वो टाइम अलग है। मगर आज 335 चैनल चल रहे हैं, 432 चैनल चल रहे हैं, ठीक है जी। पर लोग ऐड आते ही दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, बहुत याददाश्त बहुत छोटी है। तो जब तक उसका आ रहा है, और ये जो डिफरेंस है मेरा जो रहा, मुझे इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां थोड़ा सा फर्क उन लोगों को पड़ता है जो कोई सीरियल लीड पे चल रहा हो और वो 5 साल चलता रहा, फिर वो फिल्म में गया या फिल्म से वापस टीवी पे आया। मेरा ये रहा कि मुझे वो सब अपॉर्चुनिटी बड़ी वाली नहीं मिली, क्योंकि अगर वो चीज मिलती तो शायद आप काफी अनवाइज पैसे के मामले में और बड़ी चीजें हो जाती। तो क्योंकि आज जो भी किया, काम बहुत सारे करते गए, अच्छे रोल करते गए, बट लंबे नहीं हो पाए। मतलब लीड में जैसे आप पोस्टर बॉय जो बनते हो, आप सीरियल्स में नहीं मिल पाई। तो मैंने काम करते गए, जैसे 6 महीने का किरदार कर लिया। आप वो ट्रैक है शर्मा देव का, वो 6 महीने का किरदार है, वो चला गया, अब उसमें फेस ही नहीं पहचाना जाएगा। और वो उस समय सहारावन पे आता था, आज अगर स्टार प्लस में आता तो बात कुछ और होती। महाभारत में मेरा सिलेक्शन होते रह गया था। सो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज में। और वैसे भी ये जो अभी दौर चल रहा है, यहाँ वैसे भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, और क्योंकि लोग बस स्विच ऑफ कर रहे हैं, कोई इमेज नहीं बैठती आजकल किसी के दिमाग में, खासतौर टेलीविजन। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मैं हमारे सारे इनवाइटीज को थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने अपना वक्त निकाला और वो आए हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। और मैं स्पेशल थैंक्स मनीष जी को बोलूंगी जिन्होंने इतनी पॉजिटिव तरीके से, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड में हम लोगों को जो सारी चीजें बताई है और अपनी संघर्ष के बारे में, और स्पेशली जो इन्होंने बताया कि इन्होंने 6000 ऑडिशंस, मतलब वो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है 6000 ऑडिशंस कि मतलब एक हाइट है कि मतलब फिर भी आप इतने मोटिवेटेड है, उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और देखिए खुदा ने, भगवान ने चाहा तो मैं एक बोलना चाहूंगा, भगवान ने अगर चाहा तो एक दिल्ली में अंकल हैं जो मुझे स्पेशली फोन किए थे, बेटा तुमने ये लॉकडाउन में जो काम किया है ना, ये फिल्में बनाई और इतने अवार्ड मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और तो अगर ऊपर वाले ने चाहा था, मेरी बहुत जल्द हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हो
ऊपर वाले ने चाहा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मनीष तुम मोदी जी मन की बात में करते हैं, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट दुनिया में जो, क्योंकि मेरी सारी फिल्में मोटिवेशनल है और सुसाइड पे आज तक ऐसी फिल्म कोई दुनिया में नहीं बनी जो मैंने बनाई है उस कॉन्सेप्ट पे कि मरने के बाद क्या होता है और उसी वजह से क्यों नहीं करना चाहिए, मेरी वो फिल्म भी। इसलिए मैंने मोदी जी को खत लिखा, पीएम ऑफिस में गया, तो देखिए ऊपर वाला चाहे तो उनसे मेरी बात होगी, और बस अपने प्रयास में लगे हैं और चीजें काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सेल्फ मेड मैन बस। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष जी, और हम यही चाहते हैं हम आने वाले हर सीरियल, हर वेब सीरीज में कोई और दिखे ना दिखे, मनीष जी जरूर दिखे हमें। अरे थैंक यू सो मच, आपकी मुझे शक्कर, मगर सबको काम मिल जाए। बिल्कुल। तो इसी के साथ रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।